अलग अलग महीनों में होते हैं कि बाल्यावस्था है 6 वर्ष से 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था में रखा जाता है। तो जिसमें 6 से लेकर 9 वर्ष तक को पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 को उत्तर बाल्यावस्था में रखते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में मुख्य रूप से होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे। पूर्व बाल्यावस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और विद्यालय में जैसे ही बालक जाना प्रारंभ करता है तो वहां दोस्त बनाने लगता है, फ्रेंडशिप होने लगती है, क्योंकि विद्यालय ऐसा अभिकल्प है जहां बालकों का समाजीकरण भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है। इसके अलावे हम अगर ध्यान से देखें, इसके अलावे अगर हम ध्यान से देखें तो उसको ऑफ कर दीजिएगा। ध्यान से अगर हम लोग देखें तो बाल्यावस्था को एक अनोखा काल के नाम से जानते हैं। अनोखा काल इसलिए है कि बाल्यावस्था में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, खाने खेलने और पढ़ने, थोड़ी बहुत पढ़ने की भी अवस्था है। बाल्यावस्था को इसलिए भी कहते हैं गोल्डन एज कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के दौरान बालकों की बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ विकास होता है शैशवावस्था में, और बाकी बाल्यावस्था में होता है। किशोरावस्था आते आते बुद्धि का पूरा संपूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बालक जैसे ही वातावरण अपने वातावरण में रहता है, वहां से विद्यालय के वातावरण में जाता है तो बालक विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। विद्यालय का जो एक्टिविटी है, स्कूल का जो एक्टिविटी है उसमें भाग लेना शुरू कर देता है, और भाग लेने के बाद ही बालकों का जो विकास है वो सामाजिक विकास वहां देखा जाता है विद्यालय के अनुसार। जो पूछना है वो लिख के रख लीजिए, पूछने के टाइम में भूल जा रहे हैं तो भूलने की जो बीमारी होती है वो दूर करने के लिए उसको लिखा जाना चाहिए, है ना, उसको लिख लीजिए। अब देखिए, बालक का सामाजिक विकास सबसे ज्यादा अगर होता है तो वह खेल के मैदान में, और खेल के मैदान के बारे में आप यह भी जानते हैं कि सामाजिक विकास खेल के मैदान में होता है, जिसको जीन पियाजे ने बताया था संज्ञानात्मक विकास के दौरान कि बालकों में अनुकरण और खेल के द्वारा सूचकता विकसित होती है। उन्होंने बताया था ना, बालकों में जो सूचकता विकसित होती है वह अनुकरण और खेल के द्वारा। तो यहाँ पे सामाजिक विकास का सबसे ज्यादा विकास, सामाजिक विकास जो विकसित होता है वह खेल के मैदान में होता है। बाल्यावस्था का बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, लेकिन उसकी परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। परिहास करने का मतलब समझ रहे हैं, मजाक उड़ाना, वो बिल्कुल होता है। और बाल्यावस्था में एक ये भी होता है, जब बालक बाल्यावस्था के दौरान वो विकास कर रहा होता है तो उसमें होता क्या है कि दूसरों की बातों को, जो रहस्य है, गुप्त बात है, उसको उजागर करने में कुछ ज्यादा ही आनंद की अनुभूति होती है, कुछ ज्यादा ही आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए बालक को इसमें भी मन लगता है। अब देखिए, इस अवस्था में बालक अपने विद्यालय और परिवार तथा आसपास के व्यक्तियों के बारे में कोई गोपनीय बात का पता करना चाहता है और उसको सबके सामने बताकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत ही 3 साढ़े 3 तक चलेगा, 1 घंटा लेट ना चले तो फिर क्लास किस ना होगा, सुबह में ठंडा रहता है।
अब यहाँ देखिए, बाल्यावस्था के दौरान बालक दूसरों के साथ समायोजन के लिए आवश्यक गुण भी बालकों में पनपने लगते हैं। समायोजन का गुण, समायोजन किसे कहते हैं? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की जो एक क्षमता है, वह उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो समायोजन का गुण भी विकसित होने लगता है। कोल और ब्रूस का नाम सुने होंगे, कोल व ब्रूस। इन्होंने ही कहा है बाल्यावस्था को अनोखा कहता है। अनोखा कहता है। कोई कंफ्यूजन है? अब देखिए, बाल्यावस्था के दौरान बालक अपने समूह या टोली का निर्माण करता है। समूह का निर्माण समझते हैं? अपने उनसे मिलते जुलते गुणों का एक समूह बनाते हैं और तथा टोली की भावनाओं का बालक पर प्रभाव पड़ता है। टोली की भावनाओं का बालक पर प्रभाव क्या पड़ता है कि वह टोली जिस उद्देश्य से बनाई गई है, वह टोली जिस उद्देश्य से बनाई गई है उस उद्देश्य की वो पूर्ति करता है। सपोज करिए उस टोली का निर्माण गलत उद्देश्य से बनाया गया है, तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ गलत काम करना ही होता है। जैसे उस टोली का निर्माण किया गया है एंजॉय करने के लिए, तो उसका उद्देश्य वही है। आप कितना भी कुछ कर ले, उस ग्रुप का उद्देश्य वही रहेगा। जैसे अब मैं बता दिया कि टोली का निर्माण बालक की भावनाओं के साथ सीधा डायरेक्टली जुड़ा रहता है। बालक जो भी चिंतन करता है सिर्फ और सिर्फ टोली के लिए, माता पिता के लिए नहीं, शिक्षक के लिए नहीं, अपने आस पड़ोस के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के लिए। सिर्फ उत्तर बाल्यावस्था में, हाँ, उत्तर बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था में यह होता है 6 वर्ष 7 वर्ष की आयु तक बालक और बालिकाएं बिना किसी भेदभाव के लड़के और लड़कियों में मिलजुल कर खेलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उत्तर बाल्यावस्था में बालक प्रवेश करता है तो उसमें लैंगिकता का गुण आ जाता है और बालक और बालिकाएं अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं, अपने अपने टोली का निर्माण करते हैं, जिसे पीयर ग्रुप के नाम से जानते हैं। पीयर ग्रुप जो अपने समूह के साथ रहता है उनको पीयर ग्रुप कहते हैं। जैसे बीएड में 8-10 बच्चों का एक ग्रुप होता है जिसको माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीयर ग्रुप कहते हैं। अब देखिए, आपने फैसिलिटी दे ही रखी है कि इससे पढ़ लेगा बच्चा, तो आने की क्या आवश्यकता है? रेगुलर आने वाले बच्चे इससे पढ़ रहे हैं। जाने दीजिए सर, बिगाड़ेगा किसका? 31 तारीख को समझ। आगे देखिए, इस आयु में बालक और बालिकाएं एक दूसरे से अलग रहने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जैसे ही उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं तो रुचियों, आदतों एवं अभिवृत्तियों में अंतर होने के कारण, रुचियों, आदतों और अभिवृत्तियों में अंतर होने के कारण दोनों अपने अपने ग्रुप का निर्माण, समूह का निर्माण करता है। लड़कों का अलग ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप है। लड़कियां गुड्डे गुड़ियों, खिलौने इत्यादि से खेलती है, तो लड़के जो बैट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल इत्यादि से खेलते हैं। उसी के आधार पे उनका अपना समूह बनता है और लड़कियों का अपना समूह बनता है। बाल्यावस्था के दौरान बालक अपने माता पिता तथा अन्य बड़ों की छत्र छाया से अपने आप को स्वतंत्र रखने की कामना करता है। अब शुरू हो गया कि बार बार मतलब पिताजी अगर डांटेंगे, फिर देखो वो माँ को आके कहेगा आज भी डांटिए जी,
बच्चों नहीं। अब मैं बच्चा नहीं हूँ और बार बार इनको कहते रहते हैं, क्यों नहीं समझाती है? मतलब अब ये गुण आ रहा है कि हमको अब भाई स्वतंत्र रहने दो, अब हम बच्चे नहीं है, नाक से दूध नहीं गिर रहा है, आप हमें स्वतंत्र रहने दीजिए, है ना। सांस्कृतिक संरचना और व्यक्तित्व विकास सामाजिकरण में सम्मिलित है। सांस्कृतिक संरचना भी है और व्यक्तित्व विकास भी है, दोनों समाजीकरण में सम्मिलित है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डैश और डैश समाजीकरण में सम्मिलित है, तो वो है सांस्कृतिक संरचना और व्यक्तित्व विकास। इज इट क्लियर? इसको एक और क्वेश्चन है कि बाल अवस्था में डैश के बजाय डैश होता है, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित या अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत। देखिए वहां पे अहम केंद्रितता का भाव सबसे पहले होता है जब शेषवावस्था में अहम केंद्रितता का भाव होता है। सिर्फ और सिर्फ यह मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है, यह अहम केंद्रितता है। पिता मेरे हैं, माता मेरी है, यह खिलौना मेरा है, इस खिलौने का संबंध मुझसे है, तो यह क्या है? अहम केंद्रितता है। और इसी अहम केंद्रितता धीरे 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 समाजीकरण में परिणत होता है। बाल अवस्था में अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत हो। हाँ, समाजीकृत होता है। बाल्यावस्था में समाजीकृत हो जाता है और शैशवावस्था में जो है अहम केंद्रितता का गुण ज्यादा होता है। बाद में विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है, बाद में विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। एक क्वेश्चन है, आर्यन हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है, जबकि आदर्श उसे सीखने में ज्यादा समय लेता है। यह विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का यही सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह बताता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह एक जैसे ही क्यों ना हो, कुछ न कुछ अंतर निश्चित रूप से होता है। देखने में एक जैसा है, हो सकता है उसके आदतों, रुचियों या क्षमताओं में अंतर हो सकता है ये सब भी मिल रहा हो, कुछ न कुछ एक्टिविटी में अंतर होगा, रंग, रूप, चाल चलन, उसके मतलब क्या है, पसंद करने का तरीका, कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। यही कारण है कि एक ही माँ से जन्म लेने वाले दो बच्चों में अंतर होता है। एक ही माँ से जन्म लिया है, एक ही पिता है वो, लेकिन दो भाई देखने में एक जैसा है और एक जो बहन है वो देखने में दूसरे तरह की है, माँ जैसी मिल रही है ना। तो इसका कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता, और व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत दिया गया है वो गाल्टन के द्वारा। बहुत सुंदर। अब देखिए संस्कृत अब है, इस अवस्था में के दौरान इंडोर और आउटडोर गेम खेलने हेतु आवश्यक शारीरिक और गामक कौशलों का अर्जन बालकों के द्वारा होता है। इंडोर गेम किसे कहते हैं? जो छत के अंदर घर में खेले जाते हैं। आउटडोर कहते हैं जो बाहर खेले जाते हैं। तो आवश्यक जो गतिक कौशल है, शारीरिक कौशल है, इसके लिए बालक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, बालक पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाता है। देखिए अपने हम उम्र साथियों के साथ समायोजित हो जाता है, यह निश्चित है। उचित यौन व्यवहार और भूमिका निर्वाहन की शिक्षा लेता है। देखिए उचित यौन व्यवहार मतलब लड़का है तो लड़कों की तरह व्यवहार करेगा, लड़कियां हैं तो लड़कियों की तरह व्यवहार करेगा। कभी कभी ऐसा होता है लड़का भी लड़की की तरह व्यवहार करता है और लड़की भी लड़का के तरह व्यवहार करता है, तो कहीं ना कहीं उसके क्रोमोसोम के कुछ सेट में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं क्रोमोसोम के सेट में गड़बड़ी है।
जो लड़का लड़कियों जैसा व्यवहार करेगा तो वो लड़कियों वाली पसंद को ही पसंद करेगा, लड़कियों जैसी एक्टिविटी रखेगा, लड़कियों से बातचीत रखेगा और उसी के तरह पूरा बिहेव करेगा, सेम रहना भी चाहेगा, लड़कियों के साथ ही रहना चाहेगा, तमाम गुण उससे मिलते जुलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कारण है सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी का होना। उसके बाद यहाँ भी लड़कियों में भी ये बातें होती है, लड़कियां भी लड़कियों के ग्रुप में ना रह के लड़कों के ग्रुप में रहना पसंद करती है। तो ये कम, इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। और इस तरह के गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वह समाज में ज्यादा वो क्या कहते हैं एडजस्टमेंट का गुण नहीं रखते हैं, समाज में वो ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, सामाजिकता उनमें कम पाई जाती है। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। उन्हें अगर कह दिया जाए कि तुम लड़का हो, लड़कों के ग्रुप में क्यों नहीं रहते हो, तो वो सीधा इसका बायकॉट करता है कि उसे मुझे मतलब है या तुम्हें मतलब है। तो इस प्रकार के व्यक्ति में सामाजिकता का गुण नहीं होता है। इसमें से जितने भी हैं, मुझे लगता है कि आप सभी को अगर कोई समाज में बड़े लोग डांट दें तो आप उसे समझ लेंगे और आप अपने घर चले जाएंगे, फिर दोबारा गलती ना करने की सोचेंगे। लेकिन उस व्यक्ति में ऐसा गुण नहीं होता है, फिर अभी कह दिया अच्छा ठीक है नहीं जाए, फिर अगले दिन वही करेगा। तो इस तरह का होता है। उचित यौन व्यवहार, बाल्यावस्था में उचित यौन व्यवहार, हाँ फिर कुछ नहीं। उचित यौन व्यवहार और भूमिका निर्वहन की शिक्षा लेता है, लड़कों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए इत्यादि का जो वो शिक्षा है वो ले पाता है। अब देखिए, बालक स्वयं के प्रति उचित दृष्टिकोण एवं मान्यता विकसित कर लेता है। व्यक्ति वस्तुओं, व्यक्ति विचारों तथा प्रक्रियाओं के बारे में स्वयं के आधारों को विकसित कर लेता है। आत्म चेतना, नैतिकता और मूल्यों का विकास होता है। वस्तुओं, व्यक्तियों, विचारों तथा प्रक्रियाओं के बारे में स्वयं के, सब अलग अलग है, स्वयं के आधारों को विकसित, इसके आधार पे अपना भी विचार, अपना जो व्यवहार है उसको विकसित कर लेता है, सुधार कर लेता है। कि अपना विचार वो कैसा है, किसी वस्तु के बारे में अपना विचार रख सकता है। जैसे वस्तुओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, विचारों के, किसी दूसरे के विचारों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में ये अपने से कोरिलेट कर सकता है। ये कोरिलेट, स्वयं से कोरिलेट करना, जो उसका विचार कैसा है और हमारा विचार कैसा है, हमारे विचार में क्या सुधार करने योग्य है वो हो सकता है। वो तो अंतर करना हुआ, अंतर करना, तो अंतर करना ये डिस्कशन करने का उसमें क्षमता आ जाती है। तो डिस्कशन करना मतलब क्या है, वर्गीकृत करना, किसी का वर्गीकरण वह कर सकता है। वर्गीकरण जिसको कि बुद्धि में ये हायरार्किकल सिद्धांत दिया है ना बुद्धि का, कौन दिया है, बट वो वर्णन, बुद्धि का हायरार्किकल सिद्धांत दिया है और उन्होंने बताया है कि इस प्रकार के बुद्धि की श्रेणी इसमें आती है, इस प्रकार के बुद्धि की श्रेणी इसमें आती है। तो श्रेणी के आधार पे हर बालक में ये गुण विकसित होना कोई जरूरी नहीं है। जिसमें सामाजिकता की भावना ज्यादा होगी, सामाजिकता का गुण ज्यादा होगा, सामाजिक विकास ज्यादा होगा, उसमें ये गुण आएगा। अमूमन होता है, अमूमन जो है कि बालक इसी अवस्था से अपने विचार को भी शामिल कर लेता है दूसरों के विचार में। जो हमारा भी है, तुम्हारी बात तो मान ही लेंगे, लेकिन हमारा भी ये कहना है वो भी सुन लो। अगर तुम शार्पनर आज नहीं देते हो तो मैं अगले दिन तुम्हें ये नहीं दूंगा, तो वो डर से शार्पनर दे देता है। इससे क्या होता है, दोनों का अच्छा रिलेशन रहता है। तो ये गुण होता है।
अब धीरे धीरे बाल्यावस्था से बालक अब किशोरावस्था में आने लगता है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है किशोरावस्था। तो उससे पहले देखिए बालकों में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान संबंधित क्षमताओं का विकास होता है। बालक तर्क भी करने लगता है और तर्क भी ऐसा करता है, ऐसा तर्क करता है जो लगेगा कि वो एकदम सही है कह रहा है। जैसे बालक चला गया है खेलने, वो खेलने जा रहा है लेकिन एक कॉपी साथ में लेके जाता है। किस लिए? क्योंकि घर से खेलने मिलेगा नहीं, तो कॉपी साथ इसलिए ले जा रहा है कि अपने दोस्त के यहाँ होमवर्क करने जा रहे हैं। दोस्त के यहाँ होमवर्क करने जा रहे हैं। अब क्या है कि बालक होमवर्क तो करता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खेलने जा रहा है। तो बहानेबाज हो जाता है। धीरे धीरे ये तो बालक वहां पे होमवर्क नहीं कर रहा है लेकिन जा रहा है, तो उसको प्रूव करने की कोशिश भी करेगा कि देखिए हम गए थे, थोड़ा मिल गया तो खेल लिए, लेकिन हम गए थे होमवर्क करने। ठीक है, और तर्क करने उसको अब आ रहा है। बालक को समूह के प्रति भक्ति भाव और लगाव उत्पन्न हो जाता है। यह है समूह के प्रति भक्ति भाव। समूह के प्रति भक्ति भाव क्या होता है जानते हैं? समूह जो कह देगा एकदम वही करना है, उससे इधर उधर कुछ नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि समूह का जो डिसीजन होता है वो डिसीजन समाज के डिसीजन के खिलाफ होता है, फिर भी वह बालक समूह की भावनाओं का कदर करता है और उसको फॉलो भी करता है। जैसे देखिए बालक समूह में रहते हुए क्या तो जैसे कहेगा कि जाओ वो दुकानदार है ना, उसको कह दो कि आके 10,000 रुपया पहुंचा दे। गलत है, समाज के विपरीत है। क्यों पहुंचाएगा कोई? ये तो टैक्स हो गया ना, क्यों पहुंचाएगा? टैक्स हो गया। लेकिन फिर भी वो बालक कहेगा जो समूह की भावना है, इसीलिए वो जाके कहेगा। उसे पता है कि हमारे ऊपर FIR हो जाएगा, हम किसी को इस तरह से कहेंगे तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगा, पता है, फिर भी जाके कहेगा। तो उसमें सामाजिकता को दरकिनार रख के भी बालक काम करने को स्वतंत्र रहता है, समूह के अनुसार, समूह की भावनाओं को रखने के लिए। अब देखिए अभी तक तो हमने देखा कि बाल्यावस्था में कैसे कैसे विकास होता है, समाजीकरण होता है बालकों का। नहीं सर, अभी तुरंत तो नहीं कि इसमें समाजीकरण भी शुरू हो जाता है। सामाजिक विकास में बस बालक का सामाजिक विकास जो प्रारंभ होता है ना, वह जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। जन्म के तुरंत बाद ही सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। और जैसे वह अपनी माँ से मिलता है बालक, और पिता को बालक माता पिता को पहले देखता है, तो सबसे पहले माता पिता को पहचानता है। तो बालक का सबसे पहला समाजीकरण माता पिता के द्वारा होता है। फिर क्या है, परिवार के द्वारा होता है, भाई बहन चाचा चाची। उसके बाद फिर समाज के द्वारा होता है, समूह के द्वारा होता है। उसके बाद विद्यालय जाता है बालक, विद्यालय में, और वह बाल्यावस्था में होता है। फिर विद्यालय जब जाता है तो वहाँ पे दोस्त मिलते हैं, विद्यालय के मित्र मंडली होती है, उसके अनुसार उसका वातावरण मतलब सामाजिक विकास होता है। और जब ये भी हो जाती है उसके बाद क्या है कि मीडिया के द्वारा बालक का समाजीकरण होता है। तो इतने सारे स्टेप बाय स्टेप है समाजीकरण के लिए, और वह हर एक अवस्था है उससे होके गुजरती है। इसीलिए बालक का जो यहाँ बाल्यावस्था में समाजीकरण है, तो वो बाल्यावस्था में समाजीकरण में सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि बालक विद्यालय जा रहा है, विद्यालय में दोस्त बन रहा है, दोस्तों के अनुसार वह अपने समूह का निर्माण कर ले रहा है। समूह की भक्ति भावना को वह ध्यान में रखते हुए वह कुछ मतलब समूह के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस तरह के कार्य करता है। माता पिता से वह या अन्य जो उसके सगे संबंधी हैं उससे वह अलग रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब आ जाती है। अभी किशोरावस्था में आपको और डीप से मैं पढ़ाऊंगा। तो ये तमाम गुण जो है बाल्यावस्था में देखे जाते हैं। बाल्यावस्था को अनोखा काल कोल और ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था को अनोखा काल इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था के दौरान
बालकों में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। हमारा लाइफ क्या है और हम किससे संबंधित क्या करें उसकी चिंता बिल्कुल नहीं होती है। सिर्फ खाना, खेलना, पढ़ना, थोड़ा बहुत ये होता है और अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना उसको अच्छा लगता है। समझ में आई बात? अब आगे देखिए, किशोरावस्था में देखिए, किशोरावस्था के दौरान सामाजिक विकास। किशोरावस्था को सबसे पहले हम लोग इस पे कुछ ये समझ लें किशोरावस्था में, बस बाकी सब आप समझ जाएंगे। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा है स्टैनले हॉल ने आंधी तूफान की अवस्था कहा है। आंधी तूफान की अवस्था किस लिए? आंधी तूफान की समायोजन करने में वातावरण को समायोजन नहीं कर पाता है। समायोजन करने का गुण भी नहीं लगता, उसमें कम होता है। एक बात, अपनी बातों को महत्वपूर्ण मानता है, अपने आप को स्वयं मानता है, अपने आप को ईश्वर नहीं, जो अपने आप में खुद सोचता है जी ऐसा होगा। हाँ, ये गुण होता है। और गुण वीर पूजा का काल भी कहा जाता है। बहुत सुंदर। हाँ, गैंगावस्था, गैंग में रहने का गैंग एज। चलिए, तो मैं इसको और डिटेल से बता दे रहा हूँ, ठीक है। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसके मन और मस्तिष्क में इस तरह की बात होती है कि जो मैं हूँ वही सब कुछ है, मेरे अनुसार ही सब कुछ होगा। दूसरी बात है कि बालकों का जो उस समय विकास, किशोर और किशोरियां, अब वो बालक और बालिकाएं नहीं रहेंगी, किशोर और किशोरियां। किशोर और किशोरियां अपने अपने समूहों में पूरी तरह से वो बटी हुई है। समूह का निर्माण पहले ही हो चुका है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही समूह में रहना हो रहा है। और माता पिता से इस 36 का आंकड़ा भी रख रहा है। 36 का आंकड़ा रख रहा है कि जो कहेंगे पिताजी ठीक उसके उल्टे करना है। ऐसा क्यों नहीं होगा? माता पिता, शिक्षक, अभिभावक या फिर उसके जो सहयोगी हैं, जो उसके शुभचिंतक हैं, उनसे उसका 36 का आंकड़ा रहेगा। 36 का आंकड़ा समझ रहे हैं? देखिए, ये दोनों कभी एक जगह पे आएगा, मिलेगा ही नहीं। ये इसकी सोच इधर है, इसकी चिंतन शैली इधर है। तो दोनों में थोड़ा सा इसको एक बार पढ़िए। 30 सेकंड का मैं ये वॉल्ट ले रहा हूँ, फिर चलूंगा। आप लोगों को तो टाइम मिल जा रहा है, हमें नहीं मिल पा रहा है। मैं लगातार 10 बजे से बोल ही रहा है ना। तब तक इसको जो है वो सब अपना ऐप निकालिए, उसमें पढ़िए। फिर हाँ, ये पार्ट 3 नहीं होगा, पार्ट 2 1 है, पार्ट 1 होगा, सीडी है। 36 पेज नंबर 36 में देखिए, 36 वाले
सब लोगों ने ऐप निकाला है किशोरावस्था निकालिए। लिखने में मन नहीं लगता है आपको? लिखने में मन नहीं लगता, राइटिंग एकदम वर्ड लिखने में मन लगता है तो अच्छी राइटिंग होती। अब देखिए तो किशोरावस्था में को कौन कौन सी अवस्था कही जाती है। एक आंधी तूफान की अवस्था, अब सिर्फ मैं ही बोलूंगा, ठीक है? आप लोगों से पूछ लिए, हो गया, अब मुझे बोलने दीजिए। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कही जाती है, इसने स्टैनले हॉल ने कहा है। इस अवस्था में बालक मतलब क्या है कि इसको गैंगा अवस्था भी कहते हैं। किशोर गैंग का निर्माण कर ले रहा है और गैंग का निर्माण, समूह का निर्माण पूरी तरह से अब वो चरम पे है। बालक की भावनाओं का संबंध गैंग या समूह से होता है। बालक का माता पिता या मित्र, माता पिता, गुरु या फिर उसके शुभ चिंतकों से वो 36 का आंकड़ा रहता है, इसलिए कि जो उसे पसंद करते हैं वह जो मतलब बालक के शुभ चिंतक होंगे तो वह गलत रास्ते पे है तो उसका विरोध करेंगे कि देखो बाबू ऐसा नहीं मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए बालक ये सोच रहा है कि ये जो हमें कह रहे हैं, हमारी अपनी भी तो समझ है, हम क्यों इनकी बात माने? नहीं, आपको जो करना है करिए, हमारा जो काम है मैं सही कर रहा हूं। उसे हर चीज सही ही दिखता है, समझ रहे? उसमें क्या होता है कि समूह का जो निर्माण होता है तो समूह के निर्माण में इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि समूह जिस प्रकार का है उसका प्रभाव उस बालक पर निश्चित रूप से पड़ता है। जैसे मान लीजिए 10 बालकों का समूह है और 10 बालक में से 8 बालक 7 बालक है जो अच्छे बिल्कुल पढ़ने वाले मेहनती हैं, तो 3 बालक जो कम मेहनती है, ये सब प्रेशर देके इस तीनों बालक को भी अपने जैसा बना देगा, अपने जैसा बना देगा कि देखो भाई इसमें से एक कहेगा तुम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा दो इसको, कोई कहेगा मैथमेटिक्स तुम पढ़ा दो, कोई कहेगा साइंस तुम पढ़ा दो, और सब मिल के इसको इस तीनों को पुशअप करके पहुंचा देगा अपने जैसे रैंक पर। ठीक है, हम इसके उल्टे एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 बालक है जिसमें से 7 बालक का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना, सिर्फ और सिर्फ मतलब उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। 3 बालक बहुत पढ़ने वाला मेहनती है लेकिन इसके ग्रुप में है हॉस्टल का जो कंडीशन होता है ये। अब देखिए ये बालक नहीं करना चाहेगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं चाहता है, लेकिन क्या है अब देखिए वो कहेगा ठीक है चलो सिनेमा देखने, कहेगा नहीं हमको पढ़ना है, ठीक है पढ़ो। सिनेमा देखने के लिए वो गया नहीं तो वहां से कॉल कर देगा देखो हम लोग आ रहे हैं खाना बना के रखना। अब वो तीनों परेशान खाने बनाने। उसके बाद अगले दिन फिर 2-4 दिन हो जाएगा तो कहेगा ऐसा करो जाओ टिकट कटा के रखो, तुम टिकट कटा लो और हम लोग बाद में आएंगे तब वापस आ जाना। अब टिकट कटाने जा रहे हैं, फिर क्या है टिकट कटा के आओ तो ऐसे नहीं हमारे लिए खाना बना देना। अब वो खाना बनाने में भिड़ा हुआ है। फिर क्या होता है कि वो बालक जैसे पढ़ रहा है अपने रूम में पढ़ रहा है तो ये सब जाएगा, कोई 2-4 उस पे जाएगा, उसका कॉपी लेकर ऐसे फेंक देगा, बहुत पढ़ने वाला हुआ है, बहुत पढ़ने वाला हुआ है। अर्थात
ये भी परेशान हो जाएगा और अब इसकी तरह वो भी बिहेव करेगा, सिनेमा देखने चलेगा। चलो तो जैसे सब कहा है वैसे ही इसका भी बिहेव हो जाता है। यह ग्रुप की मर्यादाओं पर एडजस्ट नहीं करता है, तो अगर मजबूरी में उसे रहना पड़ता है तो उसकी तरह बिहेव करना होगा। ऐसे तो ग्रुप का निर्माण जो होता है वह समान विचारधाराओं के अनुसार ही बनता है। आपकी जो किसी से दोस्ती हो रही है तो दोस्ती के पीछे कोई ना कोई कारण है। क्या है कि हम भी सीटेड पढ़ रहे हैं तो वो भी सीटेड पढ़ रहा है, तब दोनों में होगा फ्रेंडशिप। अच्छा ऐसा करो, तुम अपना नंबर दे दो, हम अपना नंबर दे देते हैं, दोनों बात करेंगे, कोहल वर्ग पे बात करेंगे, दोनों बात करेंगे, वाइगोत्स्की पे बात करेंगे, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है। इसलिए अब किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक और बालिकाएं एक दूसरे को, क्योंकि यौन अवस्था का जो सर्वोत्तम काल होता है, यौन अवस्था का सर्वोत्तम काल मतलब क्या है, यही किशोरावस्था ही है, किशोरावस्था। और इस कारण से ही आंधी तूफान भी कहा गया है कि इसके नसों में जो तनाव होता है वो तनाव आंधी तूफान की तरह होता है। इसको स्टैनले हॉल ने बहुत ही डिटेल से बताया। अब क्या है, इसमें एक दूसरे को पसंद करने के लिए, क्योंकि इस जो भी व्यवहार करता है किशोरावस्था में बालक, किशोर और किशोरियां, वो तमाम व्यवहार यौन इच्छा के मतलब यौन इच्छा के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, तमाम व्यवहार। तो इसीलिए कहते हैं कि किशोर और किशोरियां एक दूसरे को पसंद करने के लिए तरह तरह के फंडे अपनाती है, तरह तरह के फंडे अपनाएगा। इसलिए अब देखिए वो आजकल वो चल रहा है कटा हुआ, वो पहन के घूमेगा इसलिए कि हमें पसंद कर ले। लड़कियां भी तरह तरह के केस विन्यास, हाव भाव, समझे, केस विन्यास, हाव भाव इत्यादि का प्रयोग करती है। पढ़ना है ये सब जो मैं बोल रहा हूँ पढ़ना है, सब बुक में लिखा है, वही मैं बोल रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं, सत्य नहीं है, मैंने लिखा है। और दूसरी बात क्या है, आप सभी किशोरावस्था से ऊपर पहुंच चुके हैं, आप सभी टीचर हैं, तो आप सभी टीचर हैं, किशोरावस्था से ऊपर हैं, तो आपको तो जानना पड़ेगा कि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और एक बच्चा आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पढ़ा रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे पर है और वो उस लड़की का रिफ्लेक्शन है इधर है। अब तो फिर आपको समझना पड़ेगा, आप एक टीचर की भांति आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है। और आप पहले से पढ़े हुए हैं कि किशोरावस्था के दौरान इस तरह की गतिविधियां होती है, ये पहले से पता होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस अवस्था की कुछ ज्यादा विशेषता भी है कि ये इस अवस्था में रहने वाले बालक या बालिकाएं में नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। नेतृत्व में वो आगे रहेंगे, समाज के हर कार्यों में आगे रहना चाहेंगे। उसके बाद क्या है, देखिए यही है, इस अवस्था के दौरान किशोर और किशोरियां एक दूसरे के सामने अपनी श्रेष्ठ वेशभूषा व श्रृंगार के साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, किशोर समूह में रहने के कारण प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता आदि सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। देखिए ये गुण है, समूह में रहने के कारण प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता आदि सामाजिक गुण उसमें विकसित हो जाते हैं। समूह में रहने के कारण, हाँ समूह में रहने के इस अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में बालक समूह में रह रहा है तभी होगा, वही बात है ना, जब समूह में नहीं रहेगा तो उसमें सामाजिकता कहाँ से आएगी। ये गुण अगर जैसे प्रेम की बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम के बारे में जानेगा कि मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बस
और तीसरा प्रेम के बारे में कुछ उसे पता ही नहीं है, क्योंकि बालक समूह में रहेगा तब तो मित्रों से प्रेम है, तब तो समाज से प्रेम है, तब तो प्रकृति से प्रेम सीखेगा। ये तमाम गुण से स्नेह भी वही है, सहानुभूति भी है, सहयोग भी है, सद्भावना भी है, सहनशीलता भी है। ये जो गुण है वह जब तक समूह में नहीं रहेगा तब तक विकसित होगा ही। पॉजिटिव और निगेटिव हर गुण विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किशोरावस्था बताया तो वो बहुत गलत ही अवस्था है। इस अवस्था में डायरेक्शन की सही आवश्यकता पड़ती है, और डायरेक्शन वो भी किस तरह का डायरेक्शन, तुम्हें करना है इस तरह का डायरेक्शन नहीं, तुमको कर लेना चाहिए। क्योंकि इस अवस्था में अगर आप कहिएगा कि तुमको करना है तो फिर वो कहेगा मुझे नहीं करना है। अगर उस अवस्था का बालक रोड पे जा रहा है और बाय चांस आपकी बाइक उसके पैर में हल्का सा सट जाए, वो तुरंत आग बबूला हो जाएगा और कहेगा इसे अब बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या है, हम लोग जैसे हैं, थोड़ा सा सट गया, अच्छा चलो गलती से हो गई होगी, जाओ चल जाओ बुआ जाओ बढ़ो आगे, हम लोग इसे ऐसा इग्नोर कर देते हैं। इसलिए कि इस अवस्था का गुण ही है, सोल्जर एज कहते हैं इसको। सोल्जर एज मतलब सीधा, सोल्जर एज कहने का मतलब है कि कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसे भी हो तुरंत रिस्पॉन्स देगा, तुरंत रिस्पॉन्स। हम किसी का उदाहरण नहीं रखते हैं, अगर एक बात बोला तो 4 बात ऊपर से चढ़ा के बोल देना है। ये तमाम चीजें किशोरावस्था के दौरान होती है। देखिए, प्रेम, दया, क्रोध, करुणा आदि संवेग अस्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। अस्थायी रूप से कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अस्थायी कह के नहीं, अस्थायी रूप से। प्रेम, दया, क्रोध, करुणा ये सब संवेग उत्पन्न होते हैं। अस्थायी लिखिएगा, अस्थायी नहीं, अस्थायी रूप से विकसित होते हैं। और यह जो गुण विकसित गुण है वह अंत तक रहता है। इसीलिए कहते हैं कि किशोरावस्था की अवधि से जो बालक अगर ऊपर उठ गया है, अच्छे से पहुंच गया है, समझिए वह जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता हासिल करेगा। और किशोरावस्था में अगर जिसका ट्रैक चेंज हो गया तो वह उसी में उलझा हुआ रह जाएगा, और जीवन मतलब लाइफ कहाँ जा रहा है इसका वो ध्यान नहीं कर पाएगा, या फिर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी वह विचार नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह अवस्था बहुत ही क्रिटिकल है। एक ये अवस्था जो है इसमें बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास पूरी तरह से मतलब मैच्योर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें परिपक्व हो जाता है बालक। बहुत सारी ऐसे गुण हैं जो इसमें मैच्योर्ड हो जाते हैं। किशोर की शारीरिक शक्ति का उसकी संवेगात्मक रुचि उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। शारीरिक शक्ति का उसकी संवेगात्मक रुचि, संवेग कहने का क्या मतलब है, उत्तेजना, वो इंग्लिश हो गया, मतलब जितना भी फीलिंग होता है वो सब, वो एग्जाम्पल हो गया। परिभाषा और उदाहरण में अंतर है। दया, प्रेम, ये सब जो होता वो है एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण। इसमें है कि संवेग क्या है तो बताइए, एक लाइन में बता दीजिए। संवेग उत्तेजना की अवस्था है, और संवेग जब उत्तेजना की अवस्था है तो वही गुण बालक में विकसित होते हैं। संवेगात्मक रुचि उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। देखा जाता है कि कोई व्यक्ति तुरंत विचलित होने लगता है कि ये होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। और कोई व्यक्ति स्थिर स्वभाव का होता है कि देखते हैं जो होगा होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। जैसे जैसे किशोर का ज्ञान एवं इच्छाएं बढ़ती है, संवेगों की उत्पत्ति होने की परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। अब देखिए कि नॉलेज जब आने लगता है
तो उसके संवेग में अब वह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा में नहीं आएगा, पहले चिंतन करेगा और उसके बाद जिस पे गुस्सा में आना चाहिए उस पे गुस्सा में आएगा। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है जिसके कारण वह क्रोधी व चिड़चिड़ा होता है। इसमें कौन कौन सी चिंताएं होती है? इसमें जो चिंताएं होती है वह अपने जीवन, अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहता है। बालक किशोरावस्था में अपने भविष्य के प्रति भी चिंतित रहता है, प्रेम विवाह इत्यादि के लिए भी वह चिंतित रहता है हमेशा, जिसके कारण हमेशा धन, प्रेम विवाह, फिर उसके बाद अपने फ्यूचर को लेके, जो फ्यूचर में हमें नौकरी कैसे प्राप्त करना है इत्यादि को लेकर चिंतित रहता है, और इसी कारण से वह चिड़चिड़ा जैसा व्यवहार करता है। चिड़चिड़ा व्यवहार करने के पीछे यही कारण है। जैसे एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है। बालक चिड़चिड़ा होने के पीछे यह भी कारण है कि मान लीजिए उसे पैसे की आवश्यकता है, 500 रुपए की आवश्यकता अभी है, और 500 रुपए की आवश्यकता है तो आप पूरे तरह से मन बना के आया 500 आज लेंगे तो ये कॉपी खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, बुक खरीदेंगे, उसे नहीं मिला। वो स्कूल आया तो एकदम उसका व्यवहार जो है पूरा चिड़चिड़ा जैसा है, वह ना किसी से बात करेगा, अगर बात भी करेगा कोई जबरदस्ती उसे बात करना चाहेगा तो एकदम उसको डांट देगा। ये क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो, मतलब तरह तरह के एक्टिविटीज का प्रदर्शन वहां पे करेगा। एक है ये। उसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए किशोरावस्था में है तो बॉयज और गर्ल्स में अफेक्शन है तो उसको उसी समय ब्रेक लगा दिया गया तो फिर उसका व्यवहार चिड़चिड़ा जैसा व्यवहार करेगा। इस तरह की कई बातें हैं जो किशोरावस्था में होते हैं। देखिए, इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। उनके समूह के प्रति असीम भक्ति और आस्था पाई जाती है। वह अपने समूह के विचार, व्यवहार, आदर्श, ढंग, दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न करते हैं। वे अपने दल या समूह के लिए हर प्रकार का त्याग करने को तैयार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जैसे बालक है, मैं पिछले क्लास में भी बताया था या फिर हो सकता है कि नहीं भी बताया होगा, दूसरे बैच में एग्जाम्पल दिया होगा। इसमें है कि पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं। हर पिता, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो वो मार्केट गए और मार्केट जाके एक अच्छा सा कपड़ा उसके लिए लाए, खरीद के अच्छा सा कपड़ा खरीद के लाए। वो पहन के गया अपने दोस्तों के पास, कहा एकदम बेकार कपड़ा, ये सब पहनता है, ये सब ओल्ड मॉडल वाला हो गया, एकदम ओल्ड मॉडल वाला। कहा चलो आज भर पहन लो। फिर वो ऐसे ही घूमते हुए जा रहा था, ठेला पर किलो वाला कपड़ा बेच रहा था। बस कहा क्या जी ये कितने का है? 100-200 का है। गजब, तुम्हारे पे जचेगा। वो 200 वाला पहन के 5000 वाला छोड़ दिया और 200 वाला पहन के घर में घूम रहा है। पिताजी कह रहे हैं कि देखो 200 वाला इसको बहुत पसंद है और ये 5000 वाला पसंद नहीं है, इसलिए कि ग्रुप के प्रति असीम भक्ति भावना का प्रदर्शन बालक करता है, ग्रुप के प्रति हमेशा। तो इसलिए ग्रुप का निर्माण है। वे अपने दल या समूह के लिए हर प्रकार का त्याग करने को तैयार रहते हैं। इस अवस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप लड़के और लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षण का अनुभव करते हैं। मैंने इसे बताया भी है कि लिंग संबंधी चेतना तीव्र होने से वह क्या है, आकर्षण का अनुभव करते हैं। तरह तरह की वेशभूषा, केश विन्यास, हाव भाव द्वारा विपरीत लिंग के सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। उसके मन में एक दूसरे के निकट आने, मित्र बनाने, यहाँ तक कि यौन संबंध बनाने की लालसा उत्पन्न होने लगती है। ये किशोरावस्था में होता है।
इस अवस्था में बालक अपने रंग रूप शारीरिक बनावट से संतुष्ट होकर अपने आप को सहज रूप में स्वीकार करना सीख जाता है। सभी प्रकार के खेल कूदों में अच्छी तरह से भाग ले सकने हेतु शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का समुचित विकास हो जाता है और अपने लिंग के अनुसार अपेक्षित भूमिका का निर्वहन सीख जाता है कि लड़कों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लड़कियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किशोरों के यौन व्यवहार में परिपक्वता आ जाती है। मैंने पहले भी बताया कि परिपक्वता, इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। बालक अपनी एक पहचान बनाने की ओर बढ़ता रहता है, मतलब हमारी पहचान समाज में कैसे बने, इसके लिए हमेशा काम करता रहता है। अपने समुदाय, सामाजिक समूह, संस्कृति, प्रदेश और राष्ट्र के प्रति लगाव और समर्पण भाव में वृद्धि होती है। मतलब सब पूरा डेडिकेशन यहाँ पे देखा जाता है। समाज, धर्म, देश, मानवता के लिए बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहने की भावना पैदा होती है। इसी कारण से इसे वीर पूजा का काल कहा जाता है। किशोरावस्था को देशभक्तों को उत्पन्न करने का काल भी कहा जाता है। देशभक्तों को उत्पन्न करने का काल मतलब उस समय इसलिए चुना गया है किशोरावस्था में, जो करा देगा, जो ट्रेनिंग दे देगा, वो लाइफ टाइम उसका ट्रेनिंग चलेगा, इसीलिए उसको चुना गया है। बालक में सर्वाधिक बौद्धिक विकास, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, सबसे ज्यादा बौद्धिक विकास किशोरावस्था के दौरान ही होता है। अपनी विशिष्ट आदतों, रुचियों और अभिरुचियों की संतुष्टि हेतु आवश्यक कुशलताओं तथा क्षमताओं का अर्जन करना इनका स्वभाव बन जाता है। अब एक मेजर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हाँ मेजर चैप्टर है। आज जिसका छूट जाएगा तो समझिए कि बहुत कुछ उसका छूट गया। देखिए ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि से जितना भी एग्जाम दिए होंगे सारे में बुद्धि का 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता ही रहता है, निश्चित रूप से रहेगा। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि बुद्धि है क्या। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। अमूर्त चिंतन मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, एक मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त ये दोनों हम लोग समझेंगे। मूर्त, अमूर्त, मूर्त और अमूर्त। हाँ, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है वह अमूर्त होता है, और मूर्त जो दिखता है, जो ठोस के रूप में हो, जो जिसका आकार हो, जिसका मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वही मूर्त कहलाता है। ठीक है। और अमूर्त जिसे हम देख नहीं सकते, कल्पना कर सकते हैं, वह क्या है? अमूर्त। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मूर्त और अमूर्त में अंतर तो हम लोगों ने समझा। अब यहाँ की बुद्धि है क्या, मतलब अमूर्त चिंतन की योग्यता और क्षमता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो यह देखता है कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए।
वह सोचते रहता है, हमेशा सोचते रहता है, लेकिन वह समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। तो सिर्फ चिंतन करने से वह बुद्धिमान नहीं होगा, उसको आउटपुट में भी लगाना होगा, आउटपुट भी देना होगा। समझे? अब देखिए, बुद्धि में प्रॉब्लम है। ठीक है, बुद्धि कम है तो चलिए रहने दीजिए, आगे देखते हैं। तो अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता है, वो टर्मन ने बताया। अच्छा, बुद्धि एक बात और समझ लीजिए, जब व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में रहता है, विकट समस्या में रहता है, तो विकट समस्या का समाधान करने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि कहलाती है। नहीं, एकाएक जो चिंतन करता है, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं बता रहा हूँ, वो एग्जाम्पल बहुत ही अपने दैनिक जीवन से है, वो मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा खेल रहा होता है और उसकी दादी, एक चावल से भूजा बनाया जाता है, सब जानते हैं। तो भूजा के सेंटर पे से वापस आ रही थी भूजा लेके, और बच्चा हाथ बढ़ा देता है खिड़की से। हेलो, प्लीज कंसंट्रेट ऑफ योर माइंड। अब बच्चा देखा जी, चक्कर नहीं मिला है ऐप पे। बुद्धि नहीं मिलेगा। ये कमजोर है तो कहाँ से मिलेगा? लोग मैच नहीं कर रहे हैं। हमारे म्यूजियम नहीं किया है। कवर पेज वाला ना खोले तो खोले हम ठीक है, सामने आप सामने। सर आप डिस्टर्ब मत करिए हमको। नहीं, आप डिस्टर्ब मत करिए, आप जाइए। तो आप अपना काम करिएगा, कोई नहीं बोले। चलिए, तो यहाँ देखिए कि वो बच्चा खेल रहा होता है, और खेल रहा होता है उस कंडीशन में दादी भूजा लेके आती है, तो बच्चा दोनों हाथ निकाल देता है बाहर, और दादी उसे भूजा दे देती है। अब एक गजब परिस्थिति आ गई। कोई व्यक्ति वहां आता है, कहता है कि ये जो खिड़की है ना, इसको काटना पड़ेगा। कोई कहता है दीवार तोड़ना पड़ेगा। कोई कहता है कि अरे इसका हाथ काटना पड़ेगा। कोई कहता है ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि समस्या के समाधान करने का तरीका हर व्यक्ति में अलग अलग है। दीवार तोड़ देगा, वो खिड़की का रॉड काट देगा, उसका हाथ काट देगा, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? भूजा बचाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ उस भूजा को बचाने के लिए उसका हाथ काट देगा। एक आप ही लोग में से समझदार जैसे वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि चलो भाई, ऐसा है कि कोई डाली छोटा सा कास्केट है, डाल दो, उधर से घूम के आओ और तब इसको ले लो। अर्थात आपने देखा समस्या समाधान का तरीका अलग अलग है, और समस्या समाधान का तरीका अलग अलग है, अंत में वो रिजल्ट तक पहुंचा है। इसीलिए आप लोग में से जो व्यक्ति वहां पे पहुंचे होंगे वो बहुत ही बुद्धिमान। बुद्धि की एक और है कि होता है ना 4th ग्रेड लोगों को कि हम काम ज्यादा करते हैं, हमें मैनेजर जैसी सैलरी नहीं मिल पाती है। तो होता है, ऐसा होता है, लग जाता है कि मैनेजर से ज्यादा काम करते हैं और हमें सैलरी वही 5000 मिलती है। इसके मन में हो गया और एक दिन जाके वह मालिक से कंप्लेन करता है कि देखिए सर, काम हम उनसे बहुत ज्यादा करते हैं, उनकी सैलरी 50,000 है और हमारी सैलरी 5,000 है, थोड़ा सा सही है। तो
जैसे 5,000 है हमारी सैलरी, तो इसे आप बढ़ा के नहीं उनके बराबर कर सकते, कम से कम आधा तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कर दूंगा। खुश। अब कल मैनेजर साहब की छुट्टी हो जाएगी। मैनेजर साहब चले गए छुट्टी में। जैसे ही छुट्टी में वो मैनेजर साहब गए, बस तुरंत क्या हुआ कि ये इनको बुला लिया गया कि आप आज मैनेजर वाला काम करेंगे। कहा, जो मालिक साहब बोले कि अच्छा ठीक है, आप जाइए मिस्टर एक्स कुमार, उस स्टाफ का नाम रहा एक्स कुमार। वो एक्स कुमार से बोला गया कि जाओ तुम पता करके आओ कि आज शिप आई है या नहीं। वो दौड़ के गया, शिप आई है, एकदम दौड़ते हुए आके कह दिया सर आई है। फिर कहे कि जाओ कितने बजे ये शिप आई है। वहां गया, पूछा कितने बजे शिप आई है, फिर दौड़ के आके कह दिया इतने बजे। अच्छा देखो, शिप जो आई है उसमें कौन सा सामान है। फिर दौड़ के गया, सामान लाया, मतलब सामान के बारे में पूछ के आया। फिर उसमें सामान का अलग अलग निर्धारण, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का क्या है। तो इस तरह से दिन भर वो दौड़ता रहा और मैसेज यहाँ पे पहुंचाता रहा। मैनेजर साहब को कॉल किया गया, मैनेजर साहब आइए। वो आए, कहें क्या देखिए शिप आई है। वो गए, पहला क्वेश्चन जो इसे किया गया था वही क्वेश्चन। वो गए मैनेजर साहब, छोटा सा अपना डायरी निकाला, उस पे सारा कितना बजे आया है, शिप आई है, उसमें कौन कौन सी कमोडिटी है, उसको अनलोड करने में कितने लेबर की आवश्यकता होगी, फिर ये कितने बजे यहाँ से डिपार्ट करेगी, और इसको रखने के लिए गोडाउन में किस गोडाउन में भेजा जाएगा, ये तमाम चीज लिख के ला के दे दिए। अब वो व्यक्ति कहता है कि आपने मैनेजर साहब कितने देर दिया था, दिन भर लगाया था इसी काम को करने के लिए, और मैनेजर साहब ने इस काम को कितने देर में किया, 5 मिनट में। तो मैनेजर साहब के एक दिन की सैलरी और आप अपने एक दिन की सैलरी दोनों बताइए। उसके बाद तो फिर वही है कि आप माए बाप हैं, अब रहने दीजिए, आप नहीं ज्यादा सैलरी मांगेंगे। तो इसमें क्या है कि बुद्धि देखी गई है, बुद्धि का परीक्षण हुआ है, और उसके आधार पे बुद्धि किसकी कितनी काम कर रही है, वो कौन बुद्धिमान है, इसे देखा गया। ये जो एक्स कुमार है यह बुद्धिमान नहीं है, यह आदेशपाल है। आदेशपाल होने के कारण ही इसे कम सैलरी दी जा रही है। अब आगे हम लोग देखेंगे बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की क्षमता ही बुद्धि है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह नवीन परिस्थितियों, मन ने बताया है, मन के अनुसार ये है। उसके बाद वैज्ञानिक ने क्या बताया है, वैज्ञानिक ने बताया है अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने। सबका कहना वही है कि विषम परिस्थितियों में जो हम विवेक का प्रयोग करते हैं वही बुद्धि है। लगभग सबका इसी से मिलता जुलता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। डियर बर्ड ने कहा अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बर्ड के अनुसार उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अब बुद्धि की विशेषताएं देखिए। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव, जैसे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि सीबीएसई ने इसे कहा है 50-50%। सुनिए ना, बता रहा हूं, पर मैं इसे नहीं मानता। बुक में भी नहीं दिया, बुक में नहीं, वो पिछले वाला अलग है,
वो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। सीबीएसई ने एक में माना है, वो अपने सेट में बताया है कि 50%, लेकिन मैं उसे नहीं मान रहा हूँ। सर उसमें बताएंगे वो भी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम और वातावरण क्या है, एक हम 10 सेकंड में इसको बता दें। बालक जो जन्म लेता है वह वंशानुक्रम के कारण जन्म लेता है, और विकास जो करता है वह वातावरण के कारण विकास। तो बुद्धि वातावरण और वंशानुक्रम के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। समझ में बात आई? बालक जन्म किसके कारण लेता है? वंशानुक्रम ना हो तो बालक जन्म नहीं लेगा। वंशानुक्रम दोनों को मिला के कहा जाता है द ट्रेड्स ऑफ एंसेस्टर्स कम्स थ्रू द पेरेंट। एंसेस्टर का जो पूर्वजों का गुण है वह माता पिता के द्वारा संतान में आना ही क्या कहलाता है? और जब वंशानुक्रम नहीं होगा तो बालक का जन्म कैसे होगा? एक तरफ से तो मैंने बोला नहीं, मतलब पूर्वजों का गुण, तो उसमें दोनों के पूर्वज आ गए। मैटरनल सेट के पूर्वज भी आए और पैटर्नल सेट के भी पूर्वज आए। मैटरनल सेट के पूर्वज कौन होंगे? नाना नानी होंगे, नहीं मामा होंगे, इधर दादा दादी काका चाचा, फिर उनके ऊपर, तो इस तरह से दोनों का गुण आएगा तभी जाके बालक का जन्म होगा। अगर इन दोनों का के तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर आज तक कभी सुना है कि केवल माँ ने ही बच्चों को जन्म दिया है? होता ही नहीं है। तो जन्म लेने के लिए वंशानुक्रम की आवश्यकता है और बालक का विकास करने के लिए वातावरण की आवश्यकता है। तो वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम है। अब देखिए, बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग भेद का, अब लड़कियां ज्यादा तेज होती है, लड़के कम तेज होते हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं। या लड़के ज्यादा तेज होते हैं, लड़कियां कम तेज होती है, ऐसा होता है? तो लिंग भेद का कोई प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता है। अभी देखिए, लड़कियां ही है, कल्पना चावला का नाम सुने ही होंगे, सुनीता विलियम्स का नाम सुने ही होंगे। ये देखिए अपने कंट्री का नाम रोशन कर रही है। एक पायलट फाइटर प्लेन चलाने वाली मुजफ्फरपुर की शिवांगी है। तो क्या है कि वो ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा बुद्धिमान है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको छोड़ के बाकी सब मूर्खे हैं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो भी बुद्धिमान अपने अपने क्षेत्रों में है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि एक इकाई ना होकर इकाइयों का समूह है। बुद्धि एक इकाई ना होकर इकाइयों का समूह है, इसलिए कि कई तरह की बुद्धियां काम करती है। जब हम बुद्धि का सिद्धांत पढ़ाएंगे तो एकदम ये सब बताएंगे कि कितना कौन मानता है, कौन क्या मानता है। 10 बिंदु बना देते 10 बिंदु बुद्धि में है। बुद्धि में 10 बिंदुओं तक परिवर्तन होता है। इसे पियर्सन ने भी माना है 10 बिंदु। अब 10 बिंदु की चर्चा हम बहुत डिटेल से नहीं करेंगे, ये पूछता नहीं है। कब एक ये पूछता है 16 पीएफ भी पूछता है। 16 पीएफ नाम सुने हैं? ये नाम कौन कौन सुने हैं? 16 पीएफ ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। बताइए 16 पीएफ क्या है? ये पीएफ क्या है? वो पीएफ नहीं है कि आपकी सैलरी से कटेगा। हाँ, ये व्यक्तित्व मापन की प्रणाली है। और यह जो 16 है, कहीं ना कहीं हम लोग के भारतीय में 16 जो संस्कार है, पर्सनालिटी है, उसी को चुरा के 16 पीएफ बनाया गया। 16 संस्कार है ना हम लोग में, 16 संस्कार है। गर्भाधान से लेकर
और अंतिम संस्कार तक, अंतिम संस्कार। तो वहां तक है, कुल मिला के 16 है, और वही 16 को वहां चुरा लिया गया है और बना दिया गया 16 पीएफ। पर्सनालिटी फैक्टर, व्यक्तित्व के कारक। अब आगे हम लोग, तो ये जो 10 बिंदुओं तक परिवर्तन बुद्धि में किया जाता है वो थोड़ा बहुत डिटेल है, इसीलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना आदि योग्यता ही बुद्धि है। समझ में आ रही है बात कि उत्तर देना, उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना आदि योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी तरह के वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेगा, और जो नहीं होगा तो वो क्या कहेगा? हाँ, कुछ भी हो जाए हम वहां नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा कहेगा क्या होगा, गाली ही ना में दिया है, कोई बात नहीं है, हम उसके यहाँ जाएंगे, फिर से गाली देगा, सुन लेंगे तो क्या दिक्कत है। अमूमन समाज में इस तरह की बातें होती है। समाज में इस तरह की बातें, जो हमारा वो 5 कट्ठा जो था वो जोत लिया तो हम 4 कट्ठा है उसका छोड़ेंगे थोड़े, अब दोनों में झंझट चल रहा है। लेकिन जब उसके यहाँ फंक्शन होगा तो वो जाके कहेगा चलिए मेरे यहाँ, चलिए मेरे यहाँ, तो जो समझदार होगा कहेगा बिल्कुल चलेंगे, चलेंगे, नहीं चलने की कोई बात ही नहीं है। जो उसी में बुद्धिमान कम होगा कहेगा नहीं जाऊंगा, क्या करोगे। तो ये तमाम तरह की बातें होती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता पहले भी बता चुके हैं। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन की योग्यता है। तो ये तमाम थे बुद्धि के बारे में। अब हम लोग आते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार में हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। किसने कहा है? गैरेट और थॉर्नडाइक दोनों ने कहा। गैरेट और थॉर्नडाइक दोनों ने कहा है। दोनों ने कहा है कि यह जो बुद्धि होती है 3 प्रकार की है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। यांत्रिक बुद्धि मतलब क्या है? वह मशीन वगैरह के बारे में, मशीन के पार्ट पुर्जों के बारे में ज्यादा ज्ञान रखेगा। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। अमूर्त बुद्धि, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अमूर्त बुद्धि मतलब बिना देखे हुए चिंतन करने की जो क्षमता, तर्क करने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? अमूर्त बुद्धि। और सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। इस तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति नेता होते हैं। इस तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति कवि होते हैं। इस तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति वो इंजीनियर होते हैं। समझे? किस तरह के कौन से होते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि मूर्त बुद्धि वाले होंगे। अमूर्त बुद्धि वाले कवि होंगे, लेखक होंगे। कवि कहिए या लेखक कहिए, हाँ वो भी बोल सकते हैं, लेकिन वो एक कला में आ जाएगा, वो दूसरी बात होगी। अब हम लोग आते हैं बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है हमें, ऑनलाइन वाला समझ में पूरी तरह से आ रहा है। चलिए, बुद्धि के सिद्धांत। हाँ सर, गामक, वाह बहुत सुंदर।
गामक कहने का मतलब होता है ऐसी बुद्धि जिसका संबंध हम मांसपेशियों के प्रयोग से कार्य करते हैं, उसके आधार पे गामक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती है जिसका प्रयोग मांसपेशियों के प्रयोग द्वारा करते हैं। बालक गामक क्रियाओं के द्वारा कुछ ज्यादा ही एक्टिव होता है। जैसे हम हाथ से कुछ काम करते हैं, पैर से करते हैं, दौड़ना, चलना इत्यादि, हंसना, बोलना, ये सब क्या है? गामक क्रिया है। समझे? तो यहाँ पे गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं कि पाठ पुर्जों को खोलता है और फिर कसता है, नहीं उठा के कोई वस्तु को इधर से उधर रखता है, वो यहाँ पे उस तरह की जो बुद्धि होगी वह गामक बुद्धि कहलाएगी। ठीक है? मांसपेशियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत। हम आपको सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांत बताने से पहले एक ट्रिक बताएंगे। अभी मोबाइल का यूज फोन कॉल रिसीव करने में नहीं करेंगे, एकदम नहीं। फोन कॉल से दूरी बना के रहेंगे। कब तक? क्लास तक। और जितना कम से कम यूज करें उतना बेहतर है। 31 जनवरी तक, उसके बाद 5 दिन खूब 24 घंटा फिरे रहे। लेकिन जब तक हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तब तक उससे दूरी बना के रखें। और उसमें फोन कॉल से दूरी बना के रखें। मोबाइल से दूरी रखिएगा तो फिर ऐप कैसे खोलिएगा? ऐप भी तो खोलना है और पढ़ना तो उसी से है हमारा। और एक बात ये भी जान लीजिए, हमारे सब्जेक्ट का आप कॉपी में लिखिए। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपका मोबाइल खराब हो जाए, फिर क्या करिएगा? लिखा रहेगा तब तो रिवीजन करिएगा ना, लिखा ही नहीं रहेगा तो रिवीजन कहाँ से होगा? इसीलिए ये तमाम चीजों को जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। अच्छा, अब बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत को बताने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि बार बार कहा जा रहा है यहाँ पे ट्रिकी साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ यहाँ द परफेक्ट मिशन में होता है। तो उसका ट्रिक आपको मैं दे रहा हूँ, बुद्धि का सिद्धांत। और बुद्धि का सिद्धांत में कौन कौन सा सिद्धांत है वो एक ट्रिक पे आ जाएगा। क्या है? बिना एसपी के गिल्लू थोड़े ही थरथराता है। देखिए, इसी में बुद्धि का बहुत सिद्धांत आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बिना कहने का मतलब बिने। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। उसके बाद स्पीयरमैन। एसपी का मतलब स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन। यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक एंड त्रिकारक सिद्धांत। अब यहाँ पे गिल्लू। अब दिख रहा है ना? अब देखिए चार्ल्स स्पीयरमैन द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत। ये जेपी गिलफोर्ड बुद्धि का त्रिआयामी अथवा त्रिकारक सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी अथवा एकीकरण, बुद्धि एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद थोरे स्टैंड फॉर थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का क्या नाम है? E.N. थॉर्नडाइक।
तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुकारक। बहुकारक बहुतंत्र नहीं, हाँ, बहुकारक। और थरथराना मतलब थस्टन, थस्टन समूह कारक सिद्धांत। समझ में आ रही है? इसको आप लोगों ने लिख लिया? अगले दिन एनी हाउ इसको याद ही कर लीजिएगा। इसे पूछा जाता है प्रश्न। जितना भी आप सेट बनाते होंगे उसमें इससे निश्चित रूप से मिलता होगा, इसीलिए इसको हर हाल में आप याद कर लेंगे। अभी भी लिखना बाकी है, तेजी से लिखिए। हम लिखने में ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अब मात्र 1 महीना बचा है, मात्र 1 महीना। 1 महीना में जो अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो जीवन भर आप आराम कर सकते हैं, लेकिन अभी आराम ज्यादा करेंगे तो जीवन भर परेशानी होगी। इसीलिए अभी का आराम करना सही नहीं। इसको एक बार और फिर से मैं बता दूं। वेरी गुड। देखिए यहाँ ट्रिक में बिना एसपी के गिल्लू थोड़े ही थरथराता है, ये ट्रिक है। यह जो ट्रिक बनाया गया है वह इसके द्वारा, ठीक है। अब देखिए, अब बिना एसपी के गिल्लू थोड़े ही थरथराता है, तो बिना कहने का मतलब बीने, अल्फ्रेड बीने, साइमन बीने नहीं। साइमन और बीने दोनों अलग अलग थे, ये जान लीजिए। साइमन और बीने अलग अलग थे, लेकिन बुद्धि का जो परीक्षण है वो दोनों मिलके साथ किए थे। अल्फ्रेड बीने अलग थे और साइमन अलग थे। साइमन और बीने दोनों ने मिलके 1905 में किया है, लेकिन यहाँ अल्फ्रेड बीने अलग है, वही बीने वाले ही बीने हैं, लेकिन साइमन वो अलग है। यहाँ पे अल्फ्रेड बीने इनका नाम है, और अल्फ्रेड बीने के बारे में आप जानते हैं कि इनका इतना हाईली मतलब डेवलप्ड लैब था, इतना हाईली डेवलप्ड लैब था कि इनके ही लैब में जीन पियाजे जाके एक्सपेरिमेंट करते थे। जीन पियाजे का उतना बड़ा नाम है ना, लेकिन इन्हीं के लैब में जाके वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इनकी मृत्यु 1911 में हो गई, लेकिन वो लिखिए नहीं, अभी पढ़ाएंगे जब तब लिखिएगा। इस जगह पे लिखिएगा ना तो फिर यू एनकरेज होगा। अब देखिए, बिना का मतलब बीने, तो ये इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। एसपी का मतलब स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन, इन्होंने बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया है। उसके बाद गिल्लू स्टैंड्स फॉर जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने बुद्धि का त्रिआयामी अथवा त्रिकारक सिद्धांत दिया है। उसके बाद थोरे स्टैंड्स फॉर थॉर्नडाइक, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है।
थरथराना मतलब हस्टर ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है। इसके अलावे बुद्धि का कुछ और सिद्धांत है, वो लिख लीजिए यहाँ पे। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टेनबर्ग। देखिए इसमें कंफ्यूजन में कभी ना रहिएगा। बुद्धि का द्विकारक अथवा त्रिकारक जो है सिद्धांत है वह स्पीयरमैन का है, तो द्विकारक या द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत याद रखिएगा। उसके बाद बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो भी त्रि है, ये भी त्रि है और वो भी त्रि है, लेकिन एक त्रिकारक है या त्रितत्व है, दूसरा त्रिआयामी है और तीसरा त्रितंत्र है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। त्रिकारक वाला में चार्ल्स स्पीयरमैन है, त्रिआयामी में जेपी गिलफोर्ड है और त्रितंत्र में स्टेनबर्ग है। इनको याद रखना है। बुद्धि का क और ख का सिद्धांत दो शब्द और कहते हैं। क और ख का सिद्धांत। ये किसने दिया है? उसके बाद वो सब तरल ठोस और तरल बुद्धि का सिद्धांत। आरबी कैटल। इस तरह से और बहुत है और समय समय पर मिलेगा एक साथ। अब इतना को जरूर याद करके आइएगा अगले दिन। आगे मैं बताओ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड बीने ने देखिए ध्यान दीजिएगा। अल्फ्रेड बीने ने 1911 में बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया। हालांकि द्विकारक और त्रिकारक पहले दिया जा चुका था 1904 या 1905 में। द्विकारक त्रिकारक पहले आया था, बाद में एक कारक आया, समझे। 1911 में अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ही तत्व होते हैं बुद्धि में जो हर तरह की समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी से प्रश्न पूछे, किसे पूछे? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। किसे प्रश्न पूछे? किसे पूछे? अरे बहुत टफ नहीं पूछेंगे, हमको एग्जाम्पल देना है, इसीलिए। चलिए तो यहीं से हम पूछ लेते हैं, खड़े होइए। आप ही बताइए। क्वेश्चन है कि ठंड के दिनों में बर्फ में सोना चाहिए, इससे शरीर को गर्मी मिलती है। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सुनिएगा।
बर्फ में, ठंड के दिनों में बर्फ में सोना चाहिए, इससे शरीर को गर्मी मिलती है। क्या आपके शरीर के लिए यह बेनिफिशियल है और ठंड से बचने का यह नायाब तरीका है? सॉल्यूशन है? ठंड में बर्फ में जाके सो जाना हुआ सॉल्यूशन है? नहीं है। बैठिए एक काम, आप खड़े होइए। आपका पहला क्लास है ना? नहीं, दूसरा दूसरा है। तो चलिए, एक प्रश्न है। आपका ऑनर्स पेपर क्या है? मतलब ग्रेजुएशन, हाँ सर, अकाउंट। अकाउंट ऑनर्स। आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, अकाउंट का प्रयोग प्रजातंत्र में कैसे करेंगे? अकाउंट का प्रयोग प्रजातंत्र, जो जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, उसमें अकाउंट का प्रयोग कैसे? नहीं करेंगे? बैठिए। अब एक अलग प्रश्न है जो यहाँ से हम पूछेंगे। यहाँ से आप बताइए, आप बताइएगा कि पढ़ा रहा है। देखिए ना, हम ये बता रहे हैं अल्फ्रेड बिने का। अब एक बात बताइए, हिंदी में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का प्रयोग कैसे करें? नहीं कर सकते। बैठिए। अब देखिए, हम नहीं कर सकते हैं इसीलिए कि अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि में एक ही तत्व होते हैं जो हर तरह की समस्या का समाधान कर दिया। एक ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का प्रयोग हम हर सब्जेक्ट में कैसे कर सकते हैं? नहीं होता है। तो इसीलिए यह जो सिद्धांत होगा वह गलत साबित हुआ इसी के कारण। लेकिन उन्होंने, अल्फ्रेड बिने ने एक बात ये कहा, क्या, कि जिस व्यक्ति में शक्ति होती है वह पूर्व की दिशा में भी वैसे ही चलता है जैसे पश्चिम की दिशा में चलता है, लेकिन वह हमेशा सब जगह तो एक जैसा काम करता नहीं है। इसीलिए यह सिद्धांत गलत हुआ। एक ही, हर समस्या का समाधान एक ही तरीके से किया जा सकता है, यह सही नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम हो गया निरंकुशवादी सिद्धांत। आगे देखिए, दूसरा है बुद्धि का द्विकारक अथवा त्रिकारक सिद्धांत। देखिए, बुद्धि का द्विकारक अथवा त्रिकारक सिद्धांत जो है वह दिया गया है चार्ल्स स्पियरमैन के द्वारा। और चार्ल्स स्पियरमैन का संबंध कहां से है? ब्रिटेन से। उन्होंने 1904 में द्विकारक अथवा त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके दो तत्वों में, एक सामान्य तत्व जो जन्मजात होती है, सामान्य तत्व देखिए दो तत्व है, एक जी है और एक एस है। जी सामान्य तत्व है जो जन्मजात होती है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा इसे स्पियरमैन से संबंधित कि स्पियरमैन के द्विकारक तत्वों में, द्विकारक बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में जन्मजात, जो जन्मजात कौन सा तत्व है, जी है या एस है? तो वो है जी जन्मजात होती है, एस जन्मजात नहीं है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जो दिया है, कहा है कि जितना जी, जिस व्यक्ति में जी की मात्रा अधिक होगी, सामान्य बुद्धि की मात्रा ज्यादा जिसमें होगी, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा। उन्होंने बताया जिस व्यक्ति में जी की मात्रा जितना अधिक होगा वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में है कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या क्लर्क हो, किसी का भी एग्जाम होता है तो जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। बताइए, तो उसमें डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब में सामान्य बुद्धि नाम की चीज होती है। और सामान्य बुद्धि जितना ज्यादा होगा वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा, समस्या का समाधान उतना ही तीव्र गति से वह कर पाएगा। इसीलिए
जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट निश्चित रूप से लिया जाता है। अब देखिए दूसरा विशिष्ट तत्व है जो अर्जित किया जाता है। तो यह जो एस का संबंध है, यह जो एस है वह एक्वायर्ड है और यह जो है बाय बॉर्न है, जन्मजात है। यह जन्मजात है और यह एक्वायर्ड है। तो एक्वायर्ड वाला जो कहने का मतलब ही है कि हम यहाँ पे आके सीखते हैं, बाहरी वातावरण से सीखते हैं, हम आस पड़ोस से सीखते हैं, तो उसे एक्वायर्ड कहते हैं। इसलिए उन्होंने फॉर्मूला के रूप में बनाया A इज इक्वल टू G प्लस S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये दे के उन्होंने अपने सिद्धांत को गलत बना दिया। जो एक व्यक्ति है जिसका सामान्य बुद्धि तो है, विशिष्ट बुद्धि में एक कारक, दुई कारक हो गए, त्रिकारक, चार कारक, मतलब डॉट डॉट दिया तो 1000 भी हो सकता है, लेकिन यह गलत है, यह सिद्धांत गलत साबित हो गया। S1 का मतलब एक कारक। हाँ, पहला विशिष्ट में, विशिष्ट का पहला, जैसे कोई व्यक्ति सामान्य गुण रखता है उसके साथ साथ वह स्पेशल गुण भी रखता है। स्पेशल गुण में क्या है, डॉक्टर है लेकिन वो बहुत अच्छा पेंटिंग भी कर लेता है। तो डॉक्टर एक हुआ S1, S2 क्या हो गया विशिष्ट में कि पेंटिंग में बहुत अच्छा विशिष्टता है, गाता भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर भी है, गाता भी है और पेंटिंग भी करता है, तो 3 गुण हो गए, नहीं S3 हो गए। उसके बाद वो बहुत अच्छा ड्राइविंग कर लेता है, S4 हो गया। नहीं, इस तरह से कई हो सकते हैं गुण, लेकिन उन्होंने एक लिमिट में बांध दिया कि द्वि कारक अथवा त्रिकारक, दो या 3 ही कारक हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने सिद्धांत को गलत कर लिया। इसी के कारण उनका सिद्धांत गलत हो गया। इस सब में प्लस डाल दीजिएगा यहाँ, इसमें G1 प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट। बुद्धि का बहुकारक अथवा बहुतत्व सिद्धांत। क्या ए का मतलब एग्रीगेट इंटेलिजेंस, एग्रीगेट इंटेलिजेंस। बुद्धि का बहुकारक अथवा बहुतत्व सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक E.L. थॉर्नडाइक थे और जो अमेरिकन थे, मतलब थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। जितना काम करेगा उतने तत्व के बुद्धि, उतने प्रकार के बुद्धि के तत्व पाए जाते हैं। आपने बालू का ढेर देखा होगा, बालू के ढेर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन्होंने इसे बालू का सिद्धांत भी कहा। अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति की चर्चा की है। थॉर्नडाइक, ऐसे थॉर्नडाइक नहीं, त्रिआयामी वो अलग है, बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक ने अभी जो फॉर्मूला बताया था उसमें यही था। अब देखिए, तो यहाँ पे है कि इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, अर्थात मात्रा का सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं नहीं रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। मतलब ये भी थोड़ा कंट्राडिक्शन में ही चला गया। ये भी कंट्राडिक्शन में उन्होंने कहा कि बहुत सारे तत्व होते हैं, पर कुछ लोगों ने कहा, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए समूह तत्व, समूह कारक सिद्धांत। बहुकारक क्या कहा? बहुकारक सिद्धांत कहा है कि बुद्धि जो हमारी काम करती है, इसमें जितने तरह के समस्या है उतने तरह की बुद्धि काम करती है। उसमें बहुत से कारक होते हैं, 1-2 कारक नहीं है, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जिस प्रकार से बालू के ढेर में
बालू के कण को हम नहीं गिन सकते, उसी प्रकार से हम लोग अपने बुद्धि को गिन नहीं सकते। इसीलिए इसे बहु कारक सिद्धांत नाम दिया गया, इसे बालू का सिद्धांत नाम दिया गया, इसी मात्रा का सिद्धांत का नाम दिया। ठीक है, ये तो मान्य हुआ ना सर, कौन ये थॉर्नडाइक ने जो मतलब सिद्धांत दिया। फिर कहाँ माने, फिर कट तो गया, सर इसमें तरह से तो सोच रहा है ना, सोच रहा है तो फिर कहा क्या, उतनी तरह से तो उतने तरह की बुद्धि काम करती है, लेकिन एक क्या है, बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं नहीं रहती है। विशिष्ट योग्यता के बारे में ये बता दिया, जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है, मतलब क्या है कि वह सामान्य योग्यता की बात कर रहा है। तो दोनों न होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सर बुद्धि एकल आयामी है या बहु- क्या मल्टीपल है, बहुआयामी। आपका बुद्धि एक ही तरफ काम करता है। घर में कौन कौन है बताइए? मम्मी पापा भाई बहन और दादाजी। तो सबके लिए आपकी एक ही बुद्धि काम करती है, सबके लिए अलग अलग। दादाजी को चाय अच्छा लगता है तो चाय दे दिए, हाँ। वो मम्मा कॉफी ज्यादा पीती है तो कॉफी दे दिए। भाई दूध पीता है तो उसको दूध गर्म करके तुरंत दिए, है ना। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह की बुद्धि काम करती है। ये अब समझ में बात आई? बैठिए। अब देखिए बुद्धि का समूह तत्व। अच्छा, अब तुरंत आया था बुद्धि का बहुकारक है, सब अपने अपने क्षेत्र में बुद्धि काम कर रही है। अब यहाँ समूह कारक में है कि बुद्धि समूह में काम करती है, बुद्धि समूह में काम करती है। ये थॉर्नडाइक महोदय, ये थर्स्टन ने बताया है। ये भी थर्स्टन का संबंध अमेरिका से है। उन्होंने एक पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी लिखी है। ये जो पुस्तक लिखी है ना, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसमें कुल 13 तत्व बताए गए हैं। कुल 13 तत्व बताए गए हैं। इनमें से 7 प्रमुख तत्व इस प्रकार है। कौन कौन है? प्रेक्षण तत्व योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक्य योग्यता, स्मरण योग्यता, तार्किक योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता। इन सब में प्लस दे दीजिएगा। ये जो छूटा हुआ है ना, सब में प्लस दे दीजिएगा। सब में प्लस दे दिए, कुल मिला के क्या बन गया? इंटेलिजेंस, बुद्धि बन गया। इतने सारे तत्वों को जब मिला दिया जाता है समूह में, तो ये बुद्धि का निर्माण करता है। पर्यवेक्षण, नीचे की ये पर्यवेक्षण योग्यता। इस सब का फुल फॉर्म है देखिए प्रेक्षण, इसमें प्रेक्षण तत्व योग्यता, जिसको एस से दिखाया जाता है, ठीक है। अंक योग्यता, न्यूमेरिकल, वर्बल, ये वाक्य सेंटेंस हुआ, स्मरण, ये मेमोरी हुआ, तार्किक लॉजिकल हो गया। और अच्छा लिखिएगा, लिखिए, जल्दी लिख लीजिए। ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं? परचेज कर लीजिए जल्दी से। जो लोग ऐप नहीं परचेज किए हैं, जल्दी से परचेज कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ऐप परचेज किए हैं? अच्छा, परचेज कर लीजिएगा ऐप। अच्छा ठीक है, तो ऐप परचेज कर लीजिएगा बताएंगे सर, जिससे कि आपके पास सारा मटेरियल आ जाए और आप उसे कॉपी में लिख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 एक नीचे 7 है, ये नीचे है। पर्यवेक्षण योग्यता, बुद्धि का सैंपलिंग से पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण देखिए, निरीक्षण और पर्यवेक्षण में थोड़ा सा अंतर समझिए। पर्यवेक्षण, निरीक्षण कहने का मतलब होता है कि हम
देखते हैं, दोनों एक मूल्यांकन का तरीका है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण दोनों मूल्यांकन का एक तरीका है। निरीक्षण में होता है कि हमारा उद्देश्य होता है, हम उसका ऑब्जर्वेशन, हम उसे देखते हैं और देखने के बाद उसके कमियों पर फोकस करते हैं, उसके कमियों पर हम फोकस करते हैं। लेकिन पर्यवेक्षण में होता है, हम देखते हैं, उसके कमी को निकालते हैं और उसके समाधान का तरीका भी बताते हैं। तो ये पर्यवेक्षण, इसकी योग्यता। अब देखिए बुद्धि का सैंपलिंग सिद्धांत क्या कहता है। मतलब थॉमसन ने बुद्धि का सैंपलिंग सिद्धांत दिया है। थॉमसन, देखिए यहाँ पे थॉमसन ये अमेरिकन थे और उन्होंने 1955 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे नमूना सिद्धांत भी कहा जाता है। सैंपलिंग का मतलब नमूना होता है, सैंपल मतलब नहीं होता है नमूना, इसीलिए इसका नाम नमूना सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। जितनी भी मानसिक योग्यताएं हैं सबका थोड़ा थोड़ा सैंपल, नमूना पाया जाता है इसमें। हर व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन। उसके बाद चलिए, समझ में आ रही है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। देखिए बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। मानसिक योग्यता में कितना सा क्या चीज के चिंतन कीजिएगा? मानसिक योग्यता कहने का मतलब है कि चिंतन की योग्यता। चिंतन में व्यक्ति बहुत तरह का चिंतन करता है। एक व्यक्ति अपने एक दिन के लाइफ स्पैन में लगभग 1000 तरह के चिंतन करता है, यदि वह व्यक्ति किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो तब। समझे? इसीलिए चिंतन का जो क्षेत्र है वो बहुत डेवलप है, तो इसे हम लोग मानसिक चिंतन कहते हैं। आपका क्या क्वेश्चन था? मानसिक बताया गया है कि मानसिक योग्यता थोड़ा थोड़ा। मानसिक योग्यता, तो मानसिक योग्यता कहने का मतलब है कि वह चिंतन की योग्यता। चिंतन की योग्यता मतलब एक व्यक्ति में जितने भी तरह के चिंतन होते हैं सबका थोड़ा थोड़ा सैंपल एक व्यक्ति में पाया जाता है। यदि वह व्यक्ति अपने मस्तिष्क पर जोर दे वह चिंतन उभर आता है और बालक व्यक्ति उस समस्या का समाधान करने में सक्षम हो पाता है। ठीक है। जेपी गिलफोर्ड इस सिद्धांत की रचना जेपी गिलफोर्ड ने 1967 में की। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत 1967 में दिया। और गिलफोर्ड का संबंध कहाँ से है? रूस से। उन्होंने बुद्धि के 3 पद को बताया, जिसको हम लोग संक्रिया, सूचना और उत्पाद कहते हैं। सूचना, इसको विषय वस्तु को सूचना भी कहते हैं। संक्रिया ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये तीनों का जो रिलेशन होता है इसमें वो जेपी गिलफोर्ड ने बताया है। जेपी गिलफोर्ड का है संक्रिया। संक्रिया कहने का क्या मतलब है? कैलकुलेशन। हाँ, संक्रिया वो कैलकुलेशन। इंग्लिश हो गया बहुआ, हिंदी से इंग्लिश हो गया। वो हमारा है नहीं है। ये जो बैड हैबिट है इसको रिमूव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पूछेगा मैंगो क्या है, आम क्या है, तो मैंगो। अब बताइए, ये इसका सही आंसर नहीं है।
हाँ, समस्या समाधान के लिए जो क्रिया करते हैं, मानसिक क्रिया करते हैं, वही संक्रिया है। समस्या समाधान के लिए मानसिक क्रिया करना ही संक्रिया है। सर इसका दूसरा नाम प्रक्रिया भी है। संक्रिया को प्रक्रिया भी कहा जाता है। संक्रिया को प्रक्रिया भी कहा जाता है। समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया या प्रक्रिया कहते हैं। विषय वस्तु देखिए, समस्या समाधान के लिए जिन सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे समस्या में क्या है, हमारा सिलेबस पढ़ना है, तो सिलेबस क्या हो गया? विषय वस्तु है। और उस विषय वस्तु की आवश्यकता क्यों होती है? समस्या समाधान करने के लिए अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए विषय वस्तु को पढ़ना होता है। तो समस्या समाधान के लिए जिन सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। और तीसरा क्या है? उत्पादन या परिणाम। समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे उत्पादन या परिणाम कहा जाता है। उत्पादन या परिणाम कहने के पीछे यही मकसद है। अब देखिए, इस मॉडल के लिए इसको एग्जांपल के प्रश्न, जिस रूप में सूचना प्राप्त होती है। सूचना मतलब देखिए, संक्रिया करते हैं। संक्रिया करने के लिए कोई ना कोई हमें विषय वस्तु चाहिए, और विषय वस्तु पर जब हम संक्रिया करते हैं तो उसका परिणाम आता है। परिणाम ये आता है, जैसे हमें एक समस्या दी गई कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हमें दिया गया कि x² + 1/x², यहाँ पे 2 - 9 × x + 1/x + 14 = 0। अब ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तो ये एक समस्या हुई। समस्या के बारे में हमने सोचा, कि कैसे इसका चिंतन करें, मतलब इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले x + x² + 1/x² को सॉल्व कर देंगे, और फिर बाद में दोनों को कॉमन मान लेंगे, उसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे। यह क्या हो गया? संक्रिया। विषय वस्तु मतलब यही समस्या है, विषय वस्तु के रूप में समस्या है, और बाद में जो आंसर आएगा वह इसका परिणाम होगा। ठीक है, तो परिणाम के रूप में जैसे x का 4 वैल्यू होगा, 2 होगा, 5 होगा, जैसे मान लीजिए 5 - 5 2 -2। अगर ये जो x का वैल्यू लास्ट में आता है तो ये क्या कहलाएगा? यह एक प्रकार का परिणाम कहलाएगा। सर संक्रिया के बारे में फिर से बताइए। संक्रिया समस्या समाधान के लिए जो हम क्रिया करते हैं या प्रक्रिया करते हैं वह संक्रिया कहलाती है। देखिए, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिन मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, मेंटल प्रोसेस, मतलब कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा समस्या समाधान के लिए, नहीं तो समस्या समाधान होना ही नहीं है ना। 2 बालक आपस में क्लास में भिड़ गया, कक्षा 9 में पढ़ने वाला बालक 2 कक्षा में भिड़ गया। अब भिड़ गया तो वह एक समस्या है, उसको समाधान करने के लिए शिक्षक को पहले तो दोनों की समस्या को जानना होगा। अब दोनों की समस्या को जानना होगा तो उस पे तरह तरह के प्रोसेस से उसको गुजारा कि तुम अपनी सही बात बताओ, तुम अपनी सही बात बताओ। अब दोनों अपनी अपनी सही बात बताता है तो कंटेंट उसको मिल गया, उसके आधार पे रिजल्ट वो दे सकते हैं कि देखो भाई दोनों की गलती है, अगर इस तरह के बिहेव में ऐसा बिहेव करोगे कॉलेज में, स्कूल में, तो दोनों को स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। दैट इज रिजल्ट। तो संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद या परिणाम कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उनका जो मॉडल था वो मॉडल बहुत ही विचित्र मॉडल था। उन्होंने संक्रिया, ऑपरेशन, विषय वस्तु, कंटेंट और प्रोडक्ट तीनों को ऐसा यहाँ ऊपर ना देखिए, ऐसे लिखे
यहाँ पे ओ ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। पहले फर्स्ट में इन्होंने जो रखा है वो 5, 4 और 6 का, 5, 4 और 6 का। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया O इंटू C इंटू P, तो ये कितना हो गया 120। तो गिलफोर्ड ने सबसे पहली बार माना कि बुद्धि में 120 तत्व होते हैं। बुद्धि में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 120 तत्व होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है O इंटू सी इंटू पी, 5, ये 5 और 6। देखिए इसमें क्या है कि C जो है वह बढ़ गया, कंटेंट एक बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 150। बुद्धि में कुल तत्वों की संख्या कितनी हो गई? बुद्धि में कुल तत्वों की संख्या 150 हो गई। अब लास्ट टाइम क्या हुआ कि 6 इंटू 5 इंटू 6 180। तो लास्ट में क्या हुआ है, बुद्धि के कुल तत्वों की संख्या 180 हो गई है। अर्थात कुल तत्व मतलब क्या? बुद्धि में कुल इतने तत्व है। अब उसको जो है ना ये मॉडल बना के दिखाना होगा 150 कौन कौन सा है, तो बहुत लंबा होगा। सीधे कुल तत्व मतलब कहना क्या चाहते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटेलिजेंस इज 150 और 180। जैसे कि यहाँ तो ऑपरेशन तत्व किया कहने गया का मतलब है यह कि बुद्धि में इतने तरह के प्रक्रिया, संक्रिया या सूचनाएं होती हैं। प्रक्रिया का 6 खंडीय विभाजन, संक्रिया का 5 खंडीय विभाजन, इतने तरह के छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व मिल जाते हैं। इतने तरह के छोटे छोटे तत्व मिल के तब बुद्धि का निर्माण करते हैं। उनके अनुसार सबसे पहले तो उन्होंने माना था कि 120 ही तत्व होते हैं। फिर अपने जो विचार थे उसमें भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया और 150 आया। फिर अपने ही विचार में उन्होंने सुधार किया तो 180 आया। अंतिम संशोधन में कराना। क्या चीज? अंतिम संशोधन क्या है? हाँ, तो 2 बार यहाँ पे संशोधन किया गया है। पहली बार संशोधन करके ये और ये संशोधन करके वो। अब आगे हम बढ़े। इसके अंतर्गत कहना क्या चाहते हैं? इसके अंतर्गत उनका कहना है कि बुद्धि जो है वह एक विशिष्ट तत्व है जिसमें छोटे छोटे तत्वों को मिलाकर 150 छोटे छोटे तत्व या 180 छोटे छोटे तत्व मिलकर काम करते हैं। तब जाकर बुद्धि जो है वह सही से काम करती है। अगर किसी एक तत्व की कमी हो जाए तो बुद्धि उस तरह से काम नहीं कर सकती है जैसे सभी तत्वों की मौजूदगी में। समझे? अब देखिए अन्य तत्व में सिर्फ याद रखने के लिए है कि त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक स्टेनबर्ग नहीं, स्टेनबर्ग ठोस और तरल बुद्धि का सिद्धांत कैटल, उसके बाद विकासात्मक बुद्धि के सिद्धांत पियाजे, बुद्धि का कौर ख का सिद्धांत हैम, पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत मट व वर्णन, लेवल 1 और लेवल 2 के प्रतिपादक जॉनसन। लेवल 1 और लेवल 2 बुद्धि के प्रतिपादक जॉनसन। आगे देखिए तो अब अगले दिन बुद्धि मापन पढ़ाएंगे और बुद्धि मापन, बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु ये सब बताते हुए आगे बढ़ेंगे। सबके चेहरे पे खुशी आ गई सर। आप आए कि सबके चेहरे पे खुशी आ गई। चलिए बहुत धन्यवाद आप सबों।